ऑलराइट, तो नमस्कार। मैं हूं नूर खान और आज आया हूं मैं बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर आशीष सैनी के पास, जो कि है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आइए इनसे थोड़ी सी हम करते हैं वार्तालाप और इनसे जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपनी सेहत के लिए अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इन्हांसमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स मीट डॉक्टर आशीष। राइट है। नमस्कार। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात चाहूँगा कि आप लोग हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए लाइक व्हाट इज़ ऑन्कोलॉजी बेसिकली, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको भी पता लगनी चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। So, myself, I'm Dr. Ashish Kumar Saini and I'm a senior urologist and uro-oncologist. And मैंने जो MCH किया वो एम्स से किया, देन आई वाज अ फैकल्टी देयर, वहाँ पे पढ़ाया एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। सो हमारा जो सेंटर है एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर है GK1 में, और वी आर प्योरली इनटू यूरोलॉजी, स्टैंड अलोन सेंटर। और यूरो ऑन्कोलॉजी के बारे में आज और प्रोस्टेट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी बेसिकली यूरो ऑन्कोलॉजी है जो प्रोस्टेट और जो ब्लैडर और यूरोनोजेनाइटिस सिस्टम है उसके जो कैंसर्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट करता है। और वो एक यूरो ऑन्कोलॉजी, बेसिकली ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोसर्जन इज अ सर्जन हु डील्स विद कैंसर, यूरो ऑन्कोसर्जन इज द ऑन्कोसर्जन हु इज डीलिंग विद यूरोलॉजिकल कैंसर्स। Cancers, okay. So sir, what are the causes of these cancers? What are the causes? मतलब मेन एक कुछ ऐसा रहता होगा लाइक, ठीक है मैं मानता हूँ, हमने बहुत बार सुना है लाइक स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग अल्कोहल, बहुत से ऐसे तंबाकू का जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उससे हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि फीमेल्स में भी हो जाता है जो कि इन्फेक्ट नहीं करती। तो ऐसा क्या होता है कि उनके लाइक ट्यूमर पैदा होना, लाइक इस तरह से, वाई? देखिए, आजकल कैंसर का एक इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है, एक तो कुछ तो जेनेटिक होते हैं कैंसर्स की, वो हमारे फैमिली में रन करता है। दूसरा क्या है कि जो हम एनवायरनमेंट है उसमें हम जो खाना खा रहे हैं उसमें किस तरह का एडिटिव्स मिले हुए हैं, क्या कितना प्योर खाना है, उसके अलावा पोल्यूशन जो है उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा पेशेंट्स अब बीमार जब होते हैं तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। पहले भी कैंसर होता था लेकिन उसकी जांच नहीं हो पाती थी। अब क्या है कि स्क्रीनिंग की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर के ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और क्योंकि वो जल्दी आते हैं हमारे पास तो वो ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा सर, इन चीज़ों को डायग्नोस लाइक अगर इंसान अपने आप से करना चाहे, क्योंकि हर इंसान इनटू द फिटनेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लाइक हम ब्रेस्ट कैंसर को ही ले लेते हैं एक एग्जांपल के, लोग कहते हैं कि अपने आप को लाइक एक बार चेक कर लेना चाहिए फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो इस तरह जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक साइंस क्या होते हैं कि कैसे हमें पहले पता लग सके, जो हम पहले ही लाइक किसी डॉक्टर के पास विजिट कर पाएँ? सो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि प्रोस्टेट है क्या। तो प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है, ये सिर्फ पुरुष में होता है और ये हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो जो हमारे पेशाब का मसाना होता है, ब्लैडर होता है, उसके नीचे और यूरिन पाइप के बीच में ग्रंथि होती है जो एक तरह से वॉलनट साइज की है, इसको प्रोस्टेट कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये हमारे जब हम रिप्रोडक्टिव एज होती है तो उसमें जो सीमन होता है उसमें जो एनर्जी होती है फॉर द स्पर्म टू ट्रैवल, वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड के थ्रू आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्योंकि यूरिन के पैसेज के बीच में है, जब ये बढ़ जाती है तो पहला लक्षण जो आता है वो ये आता है कि आप रात में बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं और उसकी वजह से आपकी नींद टूटने लगती है, और अगले दिन या काफ़ी दिन तक अगर ये चलता रहे तो जो लोग हैं वो उनका दिनचर्या ख़राब होने लगती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी यूरिन का कंट्रोल जो है वो चला जाता है। वो यूरिन अगर आता है तो वो यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, बार बार उनको यूरिन करने जाना होता है, और यूरिन जब वो करने जाते हैं तो उनको लगता है कि पूरा खुल के नहीं आया। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब जो दूसरा इन्होंने सवाल किया कि प्रोस्टेट कैंसर का क्या सिम्टम होता है, तो प्रोस्टेट डायग्नोस खुद से हम कैसे कर पाएं? तो बेसिकली देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है और जो बिनाइन प्रोस्टेट है जिसको BPH कहते हैं, दोनों बिल्कुल एक तरह से ही प्रेजेंट करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, और यूरोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करता है जिसके ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या फिर हमें BPH या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है। ओके।
ओके, तो सर इनके ट्रीटमेंट्स अभी अगर मैं बात करूँ, हमारे मेडिकल साइंस ने मतलब कितनी तरक्की कर चुके हैं, लाइक इनको मतलब कौन कौन से ऐसे लाइक ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, और मेरे को प्लीज़ ये भी बताइए ज़रूर कि इनके प्रिकॉशंस क्या हैं कि हमें ये इतनी ख़तरनाक जो एक बीमारी है ये हमें हो ही ना कभी, तो इसके लिए हम प्रिकॉशंस पहले ये बताइएगा क्या ले सकते हैं। देखिए, पहले तो है कि प्रोस्टेट अगर आपका बढ़ रहा है तो, और ये सिम्टम जो हमने बात की अगर आ रहे हैं, तो आप पहले यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। दूसरा है कि एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है और एक PSA टेस्ट होता है जिसके ज़रिए पता लगा जाता है कि ये कैंसर है या नॉन कैंसरस प्रोस्टेट है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं। हाँ, इसमें एक कैंसर और नॉन कैंसरस। तो बेसिकली वो PSA टेस्ट के ज़रिए, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो PSA टेस्ट हर साल आपको कराना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो जो भी मेल पर्सन है उस फैमिली में, उनको 45 ईयर्स के बाद हर साल PSA टेस्ट एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। तो स्क्रीनिंग अगर हम करेंगे तो हम इसको पहले जो है पकड़ सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरा, थोड़ा सा मैं पर्सनल हो रहा हूँ ऑन द वीडियो, ठीक है, पहले ही बोल दूँ इस वाली बात को। लाइक आई हैव लॉस्ट माई मॉम एंड माई ग्रैंड मदर इन ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये पर्सनल मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर लाइक आई एम अ मेल, ठीक है, तो यार ब्रेस्ट कैंसर तो सॉरी नहीं होगा, लेकिन बट हाँ प्रोस्टेट की तरफ अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स में है ऑलरेडी इस तरह के 2 वाक्य हो चुके हैं, ठीक है, और भी लोग होंगे, मैं नहीं जानता, लाइक भगवान ना करे खैर किसी को हो, लेकिन अगर किसी का इस तरह हुआ है तो उनका भी एक सवाल हो सकता है, एक डर होता है दिल में। तो देखिए, इसके ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, और इसके ऊपर भी अच्छे अभी आंकड़े आए हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स होती हैं, जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत एग्रेसिव हो जाता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि एंजेलिना जोली थी, जिन्होंने कि फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी मेस्टेक्टमी करा दी सो दैट कि उनको एग्रेसिव कैंसर ना हो, क्योंकि उनके ब्लड में BRCA जीन जो थी वो पॉजिटिव थी। तो ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर के अंदर देखा जा रहा है कि जो BRCA2 म्यूटेशन है जीन्स का, तो अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है या ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस है, तो आजकल ऑन्को जीन्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जिसमें BRCA1 एंड BRCA2 जीन को टेस्ट किया जाता है। और अगर ये आ जाता है, क्यों, जो जीन म्यूटेशन होते हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है कि वो पैदाइशी होती है, एक होती है कि हमें बाद में मिल जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो उन सोमैटिक और जर्म लाइन, इसको म्यूटेशन को कहा जाता है, इन 2 चीज़ों को। तो अगर ये चीज़ें भी आती हैं तो BRCA2 और BRCA1 जीन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट में जिनमें कि फैमिली में इंसिडेंस है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या फिर उनको कोलोन कैंसर हुआ है, या पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर मेल पर्सन भी है तो वो अपना जेनेटिक जो म्यूटेशन टेस्ट है वो कराए, और ये टेस्ट अब रेडिली अवेलेबल हैं दिल्ली NCR के अंदर। राइट सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा इतनी नॉलेज आपने हमें दिया है। अच्छा, 1-2 सवाल और हैं कि लाइक जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल हमारा, जैसे अभी आपने कहा था कि जेनेटिकली कुछ लोगों को बचपन से ही होता है, और कुछ लोग जो है वो थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं वैसे जाता है। तो उसके लिए लाइक मैं जानना चाह रहा था कि जो बाद में आपने कहा कि है, तो क्या वो लाइफस्टाइल की वजह से है? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो एक तरह से आप समझ लीजिए एटम से बनी है, DNA है हमारा। DNA। तो बेसिकली जो DNA है वो म्यूटेट होता रहता है। अगर आप बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे तो वो म्यूटेट होगा अच्छी तरफ। अगर आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करेंगे, अगर अपनी जीन्स को अब्यूज़ करेंगे तो वो म्यूटेट होगा। तो यही है कि जो म्यूटेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ पैदा हुए हैं। अगर आप पैदा नहीं भी हुए हैं तो अगर आपके लक्षण ऐसे हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना है, टोबैको कंजम्पशन करना है, अल्कोहल ज़्यादा लेना है, टीवी के आगे बैठे रहना है, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, तो फिर भाई ये बॉडी जो है वो आपको परेशान करेगी। तो अगर यही मेरा कहना है कि अगर आप इसको कष्ट नहीं देंगे तो आपको कष्ट होगा। अच्छा सर, एक बात और, लाइक इट्स योर ऑर्कोलॉजिस्ट है, तो एक बस सवाल मेरा और था, लाइक जो हमारी किडनी होती है, क्योंकि मोस्टली अभी मैंने देखा है कि लोगों के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम बहुत आती है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कैंसर से हटके मैं थोड़ा स्टोन पे आ रहा हूँ। तो स्टोन की जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो लाइक हर 5 बंदों को छोड़ के नेक्स्ट आती है। तो हमारे लाइक कुछ बड़े बूढ़े
पहले के जो होते हैं वो कहते हैं कि यार स्टोन सब में होता है, पर जिस दिन वो फंस गई तो दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या ये रियल है, रियलिटी फैक्ट है साइंटिफिकली, या ये सिर्फ एक बड़े बूढ़ों की मिथ मैं बोलूँ इस वाली बात को? देखो स्टोन जो हैं यूजुअली दो तरह के होते हैं। मतलब हर होता है, हर जो हर हर किसी में स्टोन नहीं होता। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि अगर स्टोन आपका गुर्दे से निकल के नलकी में आ गया है तो वो पेन करेगा। वो पेन करेगा। अच्छा, स्टोन का पेन इसलिए बेटर है कि भाई अगर स्टोन का पेन होगा तब आप डॉक्टर को दिखाएंगे, नहीं तो वो स्टोन अगर पेन नहीं करेगा तो पूरी गुर्दा भी खराब कर सकता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हर एक को स्टोन हो रहा है, कुछ ही लोगों को स्टोन होता है। इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा जंक फूड जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं, हेल्दी नहीं खाते, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत होता है, जिससे बहुत से लोगों को शायद तकलीफ भी हो, स्पेशली मेल्स को, वो समझ सकते हैं लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकें? इसके लिए भी लाइफस्टाइल है या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए? देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो बेसिकली एक तो ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नहीं। तो उसका डेफिनेशन यही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कि अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अ सेटिस्फैक्ट्री आउटकम फॉर मोर देन 3 months, तो उसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम ईडी कहते हैं। ईडी जो है साइकोजेनिक भी हो सकती है कि हम सोच रहे हैं ऐसा, और ऑर्गेनिक भी हो सकती है कि नहीं वाकई हमें प्रॉब्लम है। तो साइकोजेनिक ईडीज़ के अंदर यूजुअली वी हैव टू डू काउंसलिंग, स्पेशली यूथ्स के अंदर जब वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल जर्नी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑर्गेनिक ईडी है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में या सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स में जो ब्लड फ्लो है टू द पीनिस वो कम हो जाता है और उसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? उससे बच सकते हैं भाई, पहले तो अगर ईडी है तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ईडी क्यों है, साइकोजेनिक है या नॉन साइकोजेनिक है। उसके बाद सर्टेन टेस्ट होते हैं जो हम देखते हैं, जिसमें कि कोई और ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, और कुछ हम अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि रूट कॉज पकड़ना बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में। अदरवाइज ये लिंगर ऑन करती रहती हैं। ज़्यादातर ईडी के पेशेंट हमारे पास कई सालों बाद आते हैं, हर जगह की दवाइयाँ करके, दोस्तों से मशवरा करके, केमिस्ट से दवा लेके, ये सब करके, और जब वो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता तब वो हमारे पास आते हैं। तो यूजुअली टाइम बहुत ज़्यादा उसमें स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा बीमारी जो है वो बद से बदतर हो जाती है। ओके, सो डॉक्टर आशीष सैनी जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट बहुत सारी नॉलेज भी गेन हुई है, ठीक है, कुछ पता लगा अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर, अबाउट द स्टोन, अबाउट द ईडी डिस फंक्शन इरेक्टाइल, ठीक है। अच्छा लगा सब नॉलेज जान के, और कुल मिला के मेरे को एक ही निचोड़ निकला है कि ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम दी हार्मफुल थिंग्स लाइक टोबैको एंड ऑल, ठीक है। लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन, इतनी चमक कैसे है चेहरे के ऊपर? बस इसका रास्ता और बता दो हमारे दर्शकों को। तो देखिए मैं एज अ यूरोलॉजिस्ट जो है, जो मैं कहता हूँ मैं वो करता भी हूँ। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं और नहीं कर रहे। तो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं 40 से 50 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ रोज़। 40 से 50? सो आई एम अल्ट्रा साइकिलिस्ट नाउ, एंड अभी मैंने फ्रांस में एक रेस थी जिसमें 1200 किलोमीटर और 12,000 मीटर की क्लाइंब हमने करी है 90 घंटे में। एंड वी ऑल्सो डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा। सो वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई फिट, अगर हम कह रहे हैं कि आपको फिट रहना है तो हमें भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर बहुत मोटा है वो आपको बता रहा है कि भाई वजन कम कर लो, वो गलत है। तो हम वही जैसा सोच रहे हैं वैसा हम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।